Hello dear students, beta this is our revision video and today we will revise chapter number 10. The name of the chapter is displacing indigenous people. Indigenous means ऐसे लोग जिनका बर्थ जिस प्लेस पर हुआ वो उसी प्लेस पर रहते हो, ठीक है। डिस्प्लेसिंग मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज देना। तो ऐसे ही लोग जो कि अपने बर्थ प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले गए थे, उन लोगों की स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 18th सेंचुरी में बहुत सारे इमिग्रेंट्स हुए थे। मीन्स यहाँ पर यूरोप से आए हुए लोगों ने यहाँ पर आकर बसना शुरू कर दिया था। कुछ एरियाज़ जैसे कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए। इमिग्रेंट्स मीन्स जो दूसरे प्लेसेस पर लोग आते हैं। और ये इमिग्रेंट्स कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। यूरोप से आए हुए इन इमिग्रेंट्स ने यहाँ पर सेटलमेंट अपनी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कॉलोनी क्या होता है? एक कंट्री पर दूसरी कंट्री का जो रूल होता है, तो जिस कंट्री पर रूल होता है उसे उसकी कॉलोनी कहा जाता है। सो यूरोपियंस ने इन प्लेसेस पर जैसे कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इन प्लेसेस पर अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया था। बट धीरे धीरे यहाँ के वो इंडिपेंडेंट नागरिक बन गए थे और इसी को जो है अपनी मदर कंट्री इन्होंने बनना कहना स्टार्ट कर दिया था। और फिर बाद में कॉलोनीज़ जो है स्टेट बन गई थी। 19th और 20th सेंचुरी में एशिया से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आना रहना शुरू कर दिया था। तो एशियन और यूरोपियंस बहुत मेजॉरिटी में यहाँ इन प्लेसेस पर रहते थे। यहाँ पर इन्होंने अपने छोटे छोटे एरियाज़ लिए और इन एरियाज़ पर इन्होंने बसना शुरू कर दिया था और फिर जो है यहीं के नेटिव्स बनकर वो रह गए थे। यहाँ पे कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जिनके नेम जो है रिवर्स के नेम पर रखे गए थे, जैसे कि ओहियो, मिसिसिपी, सेक्चुआन, कनाडा में जो सेक्चुआन है, वोंगलोंग, ऑस्ट्रेलिया की जो वोंगलोंग है। तो ऐसे प्लेसेस, कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जो रिवर्स के नेम पर रखे गए थे। अब इन लोगों की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक्चुअली 20th सेंचुरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टेक्स्ट बुक में जो है इनकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है, बट इस हिस्ट्री में सिर्फ यूरोपियंस को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, यूरोपियंस की हिस्ट्री के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पर जो इंडिजिनियस नेटिव लोग रहते थे उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन 1960 तक आते आते बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इन नेटिव लोगों के बारे में जानना शुरू किया। हालांकि उनकी हिस्ट्री लिखी नहीं गई है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑरली उनके बारे में बताई गई हैं। नेटिव लोगों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आर्ट्स हैं जिनको रिजर्व रखा गया है आज भी नेशनल म्यूज़ियम में। सो टेक्स्ट बुक के थ्रू और ये जो आर्ट्स हैं जो कि नेटिव लोगों की लाइफ को शो करते हैं, म्यूज़ियम में जो हमें देखने को मिलते हैं, इनके थ्रू जो है हम यहाँ के इंडिजीनियस लोगों के बारे में और जो इमिग्रेंट्स थे उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। यूरोपियन इम्पेरियलिज्म मतलब अमेरिकन एम्पायर जो हैं वो स्पेन और पुर्तगाल जो एम्पायर लाइक स्पेन और पुर्तगाल, उन्होंने 17th सेंचुरी के बाद कोई भी एक्सपेंड नहीं किया था। मतलब 17th सेंचुरी के बाद उनका एक्सपेंशन पूरी तरह से रुक गया था, जैसा हमने चैप्टर नंबर 8 में भी देखा था। इसके बाद जो दूसरी कंट्रीज़ थी लाइक फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन्होंने जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बनाना शुरू कर दिया था, अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में। आयरलैंड भी उनकी एक वर्चुअली कॉलोनी थी और इस तरह से ये वो यहाँ के लैंड ओनर्स बन गए थे और यहीं पर स्टेलर्स बन गए थे। मोस्टली जो स्टेलर्स थे वो कौन से स्टेलर्स थे? इंग्लिश स्टेलर्स ही थे। फ्रॉम द 18th सेंचुरी से ही यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मीन्स उन्होंने जो अपनी ये कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी, इन कॉलोनीज से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को वो अर्न करें ये सोचना शुरू कर दिया था और इसी चीज़ को लेकर जो है लोग अपनी कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश भी करते थे। साउथ अमेरिका में ट्रेडिंग कंपेनियन लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो यहाँ के लोकल रूलर्स जो थे उनको डिफीट किया और उसके बाद यहाँ की जो टेरिटरीज थी उनको एनेक्स किया और अपने एरिया को एक्सपेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने एक वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप किया और लैंडलॉर्ड जो थे वहाँ उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्ट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वे में भी ये लोग बढ़ते चले गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है
एरियाज़ को क्लियर किया गया एग्रीकल्चर के लिए। रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछाई गई ताकि जो दूर की लैंड है, डिस्टेंट लैंड है, उनके साथ रिलेशन बनाया जा सके। और इस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि यूरोप से जब रेलवे लाइन पूरी तरह से बिछ गई थी तो यूरोप से बहुत सारे लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब ट्रेडिंग और भी ज़्यादा ईजी हो गई थी, ट्रैवलिंग भी ईजी हो गई थी। अफ्रीका में यूरोपियन ट्रेडर्स में कोस्ट के एरियाज़ पर, यानी कि समुद्री कोस्ट पर जो एरियाज़ थे वहाँ पर ट्रेडिंग की। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्हें जो मटेरियल ट्रेडिंग के लिए उन्हें चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे। बट धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी तक आते आते उन्होंने इंटीरियर पार्ट में भी जाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में अफ्रीका में कॉलोनीज़ बसाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जब अफ्रीका में कॉलोनीज़ बनाना शुरू किया तो इसके बीच में एक अग्रीमेंट भी हुआ कि कौन सी कंट्री कितनी कॉलोनीज़ यहाँ पर अपनी बसाएगी। इसके बाद जो है वो यहीं पर बस गए थे, यहीं के स्टेलर्स हो गए थे। ये स्टेलर वर्ड किसके लिए कहाँ पे यूज़ किया जाता है? साउथ अफ्रीका में डच के लिए स्टेलर वर्ड यूज़ किया जाता है, आयरलैंड में ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ब्रिटिशर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश, एक्सेप्ट कनाडा। कैनेडियंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। अदरवाइज जितने भी यूरोपियंस थे सबकी जो उनकी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? इंग्लिश ही थी। नॉर्थ अमेरिका, अब नॉर्थ अमेरिका की तरफ किस तरह से उन्होंने एक्सटेंड करना शुरू किया? द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है उसके बारे में हम देख रहे हैं। ये आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में चेन ऑफ रॉकी माउंटेन्स यहाँ पर है, डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा यहाँ पर है। स्टिल फर्दर अगर हम वेस्ट की तरफ जाते जाएं तो यहाँ पर नेवाडा के माउंटेन्स हैं, ईस्ट में ग्रेट प्लेन्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, वैलीज हैं, मिसिसिपी और ओहियो जैसी रिवर्स भी हैं। साउथ में मैक्सिको है। ओके जो 40% ऑफ कनाडा का एरिया है वो फॉरेस्ट, ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। विच एक्सप्लेन दैट मैनी बिग इंडस्ट्रीज इन यूएसए एंड कनाडा। और ये सारी चीज़ें ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट यहाँ पर मिलने की वजह से यूएसए और कनाडा की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो यहाँ पर सेटअप होना और एक्सपेंड होना शुरू हो गई थी। मीन्स आज जितना भी ये एरिया है ये सारा कनाडा और यूएसए का ही एरिया है। अब इन्होंने इस टाइम पीरियड पर आज इन्होंने व्हीट, कॉर्न और फ्रूट जैसी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर कनाडा में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। फिशिंग के भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। ओके माइनिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो है 200 पहले डेवलप हुई थी, जो कि यूरोप, अफ्रीका और चाइना में ही डेवलप की गई थी सबसे पहले। बट देयर वर पीपल हु हैव बीन माइनिंग इन नॉर्थ अमेरिका फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर यूरोपियंस लर्न ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और इन नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही माइनिंग करना शुरू कर दिया था, जब तक कि यूरोपियंस इन चीज़ों के बारे में जानते तक भी नहीं थे। द नेटिव पीपल, नेटिव मीन्स, नेटिव का क्या मीनिंग होता है? नेटिव मीन्स पर्सन बॉर्न इन द प्लेस ही और शी लिव्स। मीन्स ऐसे पर्सन जो उसी प्लेस पर रहते हैं जहाँ पर उनका बर्थ हुआ है। अब नेटिव पीपल कहाँ पर कौन से रहते थे? अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका के जो सबसे पहले पुराने वाले लोग हैं वो 30,000 ईयर्स पहले एशिया से आए थे। और इसके बाद उन्होंने आइस एज ख़त्म होने से पहले यानी कि 10,000 ईयर्स पहले साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। ओके नॉर्थ अमेरिका में वो एशिया से 30,000 ईयर्स पहले आए थे, कुछ टाइम पीरियड तक वो यहाँ पर रहे। बट 10,000 ईयर्स अगो उन्होंने साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो सबसे ओल्डेस्ट, अमेरिका में जो सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट पाया गया है वो 11,000 ईयर्स पहले पाया गया है। और उस टाइम पीरियड पर माना जा रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन 5,000 ईयर्स अगो जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो यहाँ पर जो है कुछ हलचल होना शुरू हो गई थी। कई जगह पर क्लाइमेट जो है स्टेबल भी हो गया था, तो लोगों ने उसी प्लेसेस पर स्टे करना शुरू कर दिया था। लेकिन कई जगह पर क्लाइमेट में इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि वो प्लेसेस जो है अब रहने के लायक नहीं रहे थे, तो उन प्लेसेस से लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था। ओके
These people lives in bands in villages along river valleys. ये जो लोग थे वो river valleys के villages में बैंड्स में ग्रुप्स में रहते थे. ये फिश और मीट खाते थे, वेजिटेबल्स और मीट मेज की कल्टीवेशन करते थे. ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर मतलब बहुत लंबी लंबी जर्नीज करते थे मीट की सर्च में, मेनली बाइसन्स की सर्च में. बाइसन्स एक वाइल्ड बफलोस होती हैं जो ग्रासलैंड में इधर से उधर मूव करती रहती हैं और वो जो है उतने ही बाइसन्स को मारते थे जितनी उनकी फूड की ज़रूरत होती थी. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ उन्होंने 2, 3, 4, 5 बाइसन्स को मार दिया, सिर्फ उतनी ही बाइसन्स को किल करते थे, उनका शिकार करते थे जितना उन्हें फूड की ज़रूरत होती थी. सेम वो कल्टीवेशन के साथ भी करते थे, मतलब एग्रीकल्चर भी वो इतना ही करते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट से लकड़ी गेन करने के लिए, वुड गेन करने के लिए वो इतने ही ट्रीज़ को कट करते थे जितने की उन्हें ज़रूरत होती थी. मीन्स उनके अंदर ग्रीड नहीं था, वो ना तो अपने किंगडम्स और एम्पायर्स को बढ़ाना चाहते थे. ठीक है, वो एक प्लेस पर रह रहे थे, वहाँ पर किसी टाइप के कोई क्वाल्स नहीं होते थे. हालांकि कुछ इंटेंसेस मिले हैं जिनमें देखने को मिला है कि भाई हाँ ये लोग आपस में झगड़े करते थे, बट ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि उनके पास जो है कंट्रोल को लेकर, कंट्रोल ऑफ लैंड है या फिर कोई भी दूसरा इशू नहीं था. मतलब वो झगड़े नहीं करते थे. वे जो है they were content with the food and shelter they get from land without feeling they need on it. वो जो है लैंड से और जानवरों से अपना फूड गेन करते थे, लेकिन इस चीज़ की फीलिंग उन्हें नहीं थी कि भाई हाँ वो हमारे होने चाहिए. कि जिस तरह से दूसरे यूरोपियंस जो कर रहे थे कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड को बढ़ा रहे थे, तो इन लोगों के बीच में नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव्स थे, यहाँ के जो इंडिजीनियस थे, उनके भी अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि भाई हमारी अपनी लैंड होनी चाहिए. वो जस्ट उसको यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर अपना ओनरशिप नहीं शो कर रहे थे. एक इम्पॉर्टेंट फीचर था उनके ट्रेडिशन. उनके ट्रेडिशंस में क्या होता था, उनके जो अलाइंसेस और फ्रेंडशिप होते थे वो वो फॉर्मल होते थे. वो एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते थे. मतलब एक ट्राइब किसी दूसरी चीज़ को बना रहा है, दूसरी ट्राइब किसी दूसरी चीज़ को बना रहा है, तो वो एक दूसरे से बाय नहीं करते थे, वो एज ए गिफ्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे और इस तरह से उनकी जो नीड थी वो पूरी हो जाती थी. नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो लोग थे वो अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस बोलते थे. किसी टाइप का कोई रिटन रिकॉर्ड इनका नहीं था, क्योंकि वो क्या बिलीव करते थे कि ये जो साइकिल है, टाइम का जो साइकिल है वो मूव होता रहता है. ओके, और हर एक ट्राइब की ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में वो लोग जनरेशन थ्रू जनरेशन ये नॉलेज पास कर रहे थे. तो उन्हें नहीं लग रहा था कि भाई उनको लिखने की कोई भी ज़रूरत है. वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स थे, ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स को वो लोग वॉव करते थे और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते थे. हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो लिटरेट लोग होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा स्किल्ड वो लोग थे, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वो लोग थे. लैंड को वो समझते थे. जिस तरह से सन से उन्होंने टाइम देखना शुरू कर दिया था, सन की किरणें जब धरती पर पड़ती थी तो किस तरह से उसको टाइम को मेज़र किया जाए, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखना शुरू कर दिया था. अब 17th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया. नॉर्थ कोस्ट की तरफ, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर आना उन्होंने शुरू किया. 2 months की डिफ़िकल्ट सी जर्नी के बाद वो यहाँ पर पहुँचे. जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग है. जब स्पेन में वो गए थे, साउथ अमेरिका में, तो स्पेनिश लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग नहीं थे. बट इन्होंने देखा कि नॉर्थ अमेरिका के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग है. यहाँ पर गोल्ड भी बहुत ज़्यादा पाया जाता था. फ़िश और फर की ट्रेडिंग करने की वो इच्छा रखते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिशेस यहाँ पर पाई जाती थी. एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते थे. उन एनिमल्स के फर की वो लोग ट्रेडिंग करते थे. बट जो नेटिव्स थे उन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं थे कि भाई हाँ ऐसे ट्रेडिंग भी होती है. वो लोग तो गिफ्ट को एक्सचेंज करते थे, वो ट्रेडिंग किसी टाइप के कोई करते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो जितने भी यूनिक हैंडीक्राफ्ट बनाते थे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते थे. अब ये जो यूरोपियंस यहाँ पर आए, इन्होंने पता लगाया कि किसी एक स्पेसिफिक ओकेज़न पर ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सचेंज करते रहते हैं जो भी अवेलेबल होता है इस रीजन में. तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम पीरियड पर ही अपना ट्रेडिंग करना भी शुरू किया.
ट्रेडिंग के बदले में वो क्या करते थे, ब्लैंकेट्स लेते थे, वेजल्स उनको दे देते थे, गन पाउडर देते थे ताकि वो शिकार अच्छे से कर सकें। ये लोग जो है अल्कोहल के बारे में पहले नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे यूरोपियंस ने इनको अल्कोहल, लिकर की एडिक्ट बना दिया था। एडिक्ट बनने के बाद यूरोपियंस का यहाँ पर ट्रेडिंग करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। ईजी क्यों हो गया था? अल्कोहल के जब वो एडिक्ट हुए तो अल्कोहल को पाने के लिए वो किसी भी कीमत पर अपने सामान को बेच देते थे। और बाद में जो है टबैको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था यूरोपियन लोगों के द्वारा। अब टबैको की भी एडिक्शन उनको लग गई थी। सो अल्कोहल और टबैको को पाने के लिए ये अपनी चीज़ों को बहुत सस्ते दामों पर दे देते थे और यूरोपियंस इनको बहुत अच्छे दामों पर यूरोप में जाकर बेच देते थे। ओके, अब है म्यूचुअल परसेप्शंस। म्यूचुअल परसेप्शन मतलब एक दूसरे के बारे में ये लोग क्या समझ रखते थे। जो यूरोपियंस थे वो नेटिव लोगों को अनसिविलाइज समझते थे, क्योंकि उनका मीनिंग था, सिविलाइज्ड होने का उनका मीनिंग था कि भाई किसी का एक स्पेसिफिक रिलीजन हो। अर्बनाइजेशन मतलब जो लोग अर्बन में एरियाज़ में रहते हैं वही सिविलाइज्ड है, और इसीलिए ये नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव्स हैं उनको अनसिविलाइज समझते थे। एक फ्रेंच फिलोसफर जीन रूसो ने तो इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए कहा है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशंस के करप्शन फैला हुआ है उससे अनटच है, उसको उन्होंने टच किया ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि करप्शन क्या होता है। इसके कंपैरेटिवली एक इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में अलग से पर्सपेक्टिव था। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ ना तो कभी रूसों से मिले थे और ना ही नेटिव लोगों से मिले थे, बिना मिले ही सिर्फ सुनकर ही उन्होंने कहा कि ये लोग जंगलियों की तरह रहते हैं, कोई लिबर्टी इनके पास नहीं है, कोई फेथ इनके पास नहीं है, कोई अफेक्शन इनके पास नहीं है। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई इनको जीने का ही अधिकार नहीं है। इनकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, अपनी पावर्स को भी वो एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे राइटर्स ने इनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, कुछ ने बहुत अच्छी लिखी हैं और कुछ ने बहुत बुरी भी लिखी हैं। ओके, यूरोपियंस के साथ ये जो नेटिव्स हैं वो गिफ्ट एक्सचेंज करते थे एज अ फ्रेंडशिप। मतलब जब यूरोपियंस यहाँ पर आए ट्रेडिंग के लिए तो ये नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स इन्हें अपना फ्रेंड ही समझते थे, क्योंकि बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग वे थे। लेकिन यूरोपियंस क्या थे, उनका तो ड्रीम था जल्दी से जल्दी रिच बनने का। वो फिश और फर यहाँ पर जो मिलते थे उनको एज ए कमोडिटीज़ यूज़ करते थे और उनको यूरोप में जाकर सेल कर देते थे बहुत अच्छे प्राइसेस पर। ठीक है, कई बार जो है वो गुड्स जो सामान नेटिव से लेते थे उसको बहुत ज़्यादा पैसे देते थे और कई बार बहुत कम देते थे, और ये सारी चीज़ें नेटिव्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो इस चीज़ से पजल रहते थे कि यूरोपियन ट्रेडर्स ऐसा क्यों करते हैं कि कई बार तो गुड के बदले में बहुत अच्छी मनी देते हैं और कई बार बहुत कम देते हैं। वो उनके ग्रीड से बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, सैड भी थे। मतलब यूरोपियंस को वो लोग ग्रीड लोग मानते थे, ग्रीडी जो लालची लोग होते हैं वो मानते थे। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़र गेन करने के लिए, यूरोपियंस ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़र गेन करने के लिए यहाँ पर जितने भी बीवर्स थे उन सबको मार डाला था। और इस चीज़ से जो नेटिव्स थे वो बहुत अनईजी हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह से एनिमल्स को इन यूरोपियंस ने मारा है, जो इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो अपने डिस्ट्रक्शन का बदला ज़रूर से भी ज़रूर लेंगे। फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियन हु वर ट्रेडर्स वर दोज हु कम द स्टेलर इन अमेरिका। कुछ यूरोपियंस पहले जो अमेरिका में आए जो कि ट्रेडर्स के रूप में आए और फिर यहाँ के स्टेलर्स बन गए थे, और उन्हीं को फॉलो करते हुए 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन ग्रुप्स ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था, अलग अलग एरियाज़ में यहाँ पर बसना शुरू कर दिया था। यहाँ पर अपने धर्म को भी वो ले आए थे, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया था, और वो चाहते थे कि जो ये नेटिव पीपल हैं ये भी अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करें, क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, अपना जो ये वाइल्डनेस है इसको छोड़ दें। लेकिन ऐसे कुछ हो नहीं रहा था, और इसीलिए यूरोपियन लोग जो है उनको अनसिविलाइज्ड भी समझते थे। नेटिव एंड यूरोपियन सो डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट द फॉरेस्ट। जब नेटिव्स और यूरोपियंस फॉरेस्ट की तरफ देखते थे तो वो डिफरेंट वे से देखते थे। यूरोपियंस फॉरेस्ट को किस तरीके से देखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट को गेन करने वाले, और जो नेटिव्स होते थे वो किस तरह से इनको देखते थे, वो यही समझते थे कि भाई हाँ, जितनी हमारी नीड है उतना ही हम नेचर से, फॉरेस्ट से लें, उसको उससे ज़्यादा ना लें। और इसीलिए
इन्हें जो है अनसिविलाइज्ड, एक और रीज़न उनका था अनसिविलाइज्ड कहने के पीछे, वो यही था कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रकृति ने, नेचर ने हमको क्या क्या दिया है। मीन्स यूरोपियंस का कहना था कि ये जो यहाँ पर रहने वाले नेटिव हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नेचर ने हमको क्या दिया है और उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, तो इसीलिए इनको अनसिविलाइज्ड फिर कहा जाता था। द कंट्रीज दैट आर नोन एज कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका केम इन टू एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है 18th सेंचुरी के एंड में एग्जिस्ट में आई थी। ओके, अब इन्होंने नई नई लैंड को कवर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 100 ईयर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने कंट्रोल में किया। उन्होंने उनका जो आज का जो प्रेजेंट साइज़ है ये पाने के लिए 100 सालों तक, 100 ईयर्स तक ये लोग प्रयास करते रहे थे और फिर धीरे 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 उन्होंने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया था और अपनी फ्रंटियर्स को बढ़ा लिया था, अपनी टेरिटरीज को यहाँ पर बढ़ा लिया था और यहाँ पर रहने वाले जो नेटिव्स थे उन्हें बैक मूव करने के लिए फोर्स कर दिया था। मीन्स उनको गहरे जंगलों में भेज दिया था जहाँ पर किसी टाइप के रिसोर्सेज उनको नहीं मिलते थे। द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जो नेटिव्स के जो डिफरेंट लुक्स थे उसकी वजह से, क्योंकि पहले फ्रांस में, ब्रिटेन और फ्रांस में कल्चर होता था। क्या कल्चर था कि जो बड़ा बेटा होता था किंग का, सिर्फ उसी को किंग की पूरी संपत्ति दी जाती थी, वही उसका हेयर होता था। दूसरे जो छोटे बेटे होते थे उनको किसी भी टाइप का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था किंग की वेल्थ से, किंग की प्रॉपर्टी से। तो ये जो छोटे बेटे होते थे इन्होंने क्या किया, नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ पर खाली प्लॉट थे, खाली लैंड पड़ी हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस खाली लैंड को लो प्राइसेस में परचेज किया और अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर एग्रीकल्चर को डेवलप किया और एग्रीकल्चर करके धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पर कमाया। यहाँ पर रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। जो वुल्स और माउंटेन लायंस थे वो तो पूरी तरह से एक्जिस्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। ओके, और 1873 तक यहाँ पर बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन हो गया था, मतलब कटीले तारों का इन्वेंशन हो गया था। अब कटीले तारों का इन्वेंशन होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब उन्हें फ्रंटियर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी बाउंड्रीज़ के चारों तरफ क्या करते थे, इन्हीं बार्ब्ड वायर्स की बाउंड्रीज़ बना लेते थे और जिसकी वजह से वहाँ पर ना तो कोई दुश्मन और ना ही कोई वाइल्ड एनिमल्स उनके एरिया में घुस पाते थे। ओके, द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न रीजन वॉज टू हॉट। जो सदर्न रीजन का, नॉर्थ अमेरिका का तो क्लाइमेट बहुत सही था, लेकिन साउथ अमेरिका का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा हॉट था और यूरोप से आए हुए जो लोग थे वो इस हॉट क्लाइमेट में काम नहीं कर सकते थे, ना तो एग्रीकल्चर कर सकते थे ना ही दूसरा काम कर सकते थे। सो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रहने वाले जो नेटिव्स थे उनको स्लेव बनाना शुरू कर दिया और ये जो स्लेवरी थी वो हेरिडिटरी हो गई, मतलब स्लेव के बच्चे स्लेव ही बनेंगे। सो धीरे धीरे यहाँ पर स्लेवरी भी आ गई थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। अब एग्रीकल्चर नहीं करते थे तो उन्हें स्लेव्स की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वो लोग जो है स्लेवरी को एक इनह्यूमन प्रैक्टिस समझते थे। 1861 और 65 में बहुत सारे जो स्लेवरी को रिटेन करना चाहते थे और जो स्लेवरी को एबोलिश करना चाहते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए और बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी चलाए गए। लेकिन लास्टली जो है ऐसे लोग जो स्लेवरी को एबोलिश करना चाहते थे वो जीत गए और इस तरह से पूरी तरह से यहाँ से स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया था। लेकिन ऐसे लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से जाने जाते थे वो अभी भी स्लेव्स थे, उनके बीच में अभी भी सेग्रेशन हो रहा था वाइट और नॉन वाइट्स के बीच में, क्योंकि नॉन वाइट्स को स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। अब जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी उसके पास सामने एक दूसरी ही प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 1763 में कनाडा ने ब्रिटिशर से फ्रेंच को जीत लिया था। ओके, अब फ्रेंच के जो स्टेलर्स थे वो कह रहे थे कि हम तो ऑटोनॉमियस पॉलिटिकल स्टेटस है हमारा, तो उन्होंने मतलब कहा कि हमारा अलग से पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि कनाडा ने तो उसको ब्रिटिशर से जीता था तो वो उसकी कॉलोनी बन गई थी। लेकिन अब वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो किसी के अंडर पहले थे ही नहीं, तो अब वो अपनी अलग से अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कनाडा और फ्रांस के जो लोग थे उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, डिस्टर्बेंस चलती रही और 1867 तक ये सॉल्व हो गई थी। और अब जो है
फ्रांस जो है एक अलग से ऑटोनोमस स्टेट बनकर सामने आ गया था। द नेटिव पीपल्स लूज देयर लैंड, नेटिव लोगों की लैंड जो है उनसे छीनी जा रही थी। और किस तरह से उनकी लैंड उनसे छीनी गई, जैसे जैसे इन द यूएसए द सेटलमेंट एक्सपेंडेड, यूएसए में जो है सेटलमेंट एक्सपेंड होता चला गया और जो नेटिव्स थे उनको उन्होंने फर्दर मूव करने के लिए फोर्स किया और यहाँ पर उनकी लैंड को उन्होंने सेल भी किया। मतलब उन नेटिव्स की लैंड को फोर्सली उन्होंने स्नैच किया और फिर दूसरे लोगों को सेल कर दिया। कई बार जो नेटिव्स जो अपनी लैंड से नहीं हटते थे उनकी लैंड को वो परचेज कर लेते थे, लेकिन लैंड को बहुत ही लो प्राइसेस में परचेज करते थे। फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने बहुत कम प्राइसेस में लैंड ली। उन्होंने हालांकि कहा कि भाई हाँ हम प्रॉमिस करते हैं हम आपके लैंड को एक अच्छे प्राइस पर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ा और बहुत कम प्राइसेस पर उनकी लैंड को परचेज कर लिया था। इवन यूरोप के जो ऑफिशियल वर्कर्स थे, जो हाई ऑफिशियल थे, वो भी इस चीज़ को गलत नहीं मान रहे थे कि भाई हाँ नेटिव लोगों को वहाँ से डिप्राइव कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि जो जॉर्जिया, एक एपिसोड इन जॉर्जिया में हुआ था जो कि यूएसए का ही एक स्टेट था। जॉर्जिया में ट्राइबल्स चिरोकी जो ट्राइब थे उनके ऊपर लॉ इम्पोज किया गया, या तो वो एक सिविलाइज्ड पर्सन बने या फिर यहाँ से छोड़कर चले जाएं। हालांकि चिरोकी में रहने वाले जितने भी ट्राइब्स थे उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे इंग्लिश को समझने में, लोगों की वे ऑफ लाइफ, अमेरिकन लोगों का जो वे ऑफ लाइफ था उसको अपनाने में, बट फिर भी जो है उनको अपनी जो लैंड्स थी उनसे जो है हटा दिया गया था, डिप्राइव कर दिया गया था। ठीक है, 1832 में जॉन मार्शल जो कि यूएस के चीफ जस्टिस थे उन्होंने चिरोकीज को एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी कहा। उन्होंने कहा कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इसीलिए इनको जो है जॉर्जिया के अकॉर्डिंग इनको यहाँ से हटा दिया जाए। एक बहुत ही यूएस के जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, जो किस लिए माने जाते थे कि भाई हाँ ये बहुत ही अच्छे जस्टिस हैं, ये कभी भी अन्याय नहीं करते हैं, अनजस्टिस नहीं करते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हाँ चिरोकीज को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब चिरोकीज को ग्रेट अमेरिकन ऑफ डेजर्ट की तरफ मूव करना पड़ा। 15,000 लोग यहाँ से मूव करे, लेकिन 15,000 लोग पूरे के पूरे अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाए और इसीलिए इसको कहा जाता था ट्रेल ऑफ टीयर्स। ट्रेल का मीनिंग क्या होता है, यात्रा। तो टीयर्स की ये यात्रा थी क्योंकि बहुत सारे लोग, इनका 1/4 पार्ट जो है रास्ते में ही मर गया था। सो इस तरह से नेटिव जो लोग थे वो अपनी जो है क्या करते जा रहे थे, अपने लैंड को खोते जा रहे थे, क्योंकि यूरोपियन लोगों का मानना था कि ये लोग लेजी लोग हैं। लेजी क्यों कहते थे इन्हें, क्योंकि वो फॉरेस्ट से ज़्यादा अपना मतलब ओनरशिप नहीं दिखाते थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन नहीं करते थे, वो उनके अंदर ग्रिड नहीं थी, वो सिर्फ उतना ही गेन करते थे जितने की उनको ज़रूरत होती थी, जितने से उनकी नीड्स पूरी हो जाती थी। तो यूरोपियंस ने कहा कि ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये लोग लेजी लोग हैं और इसीलिए ये नेचर से गेन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इनको जीवित रहने के लिए भी कोई डिजर्व, मतलब ये तो जीवित रहना ही भी डिजर्व नहीं करता, दे डिजर्व डाई आउट। यूरोपियंस ने कहा, क्या कहा कि दे डिजर्व डाई आउट, उन्हें तो मर जाना, उनका मर जाना ही वो लोग डिजर्व करते हैं। ये लोग जो यूरोपियन लोग थे इनको प्रिमिटिव यानी कि आदि मानव की तरह कहते रहते थे। सो इस तरह से वो लोग जो है अपने लैंड्स को खोते चले गए थे। द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। द गोल्ड रश क्या था, ये हमेशा से माना जाता था कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारा गोल्ड पाया जाता है। 1840s में इसके कुछ ट्रेसेस, इसके कुछ साइंस भी मिले थे और साइंस मिलने के बाद बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे थे जो बहुत जल्दी से अमीर बन जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया था और ये दौड़ हो गई थी। रश का मीनिंग क्या होता है, रन। ओके, सो किसके लिए रन कर रहे थे, वो गोल्ड के लिए रन कर रहे थे और इसीलिए ये जो यूरोपियंस गए ना नॉर्थ अमेरिका की तरफ गोल्ड की तलाश में, इसको गोल्ड रश इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ पे जाने के लिए रेलवे ट्रैक्स की ज़रूरत थी, इसलिए रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर बनाए गई। इसके लिए चाइनीज़ वर्कर्स को रिक्रूट किया गया और 1870s तक यूएसए ने जो है अपनी पूरी की पूरी रेलवे लाइन कंप्लीट कर ली थी और 1885 तक कनाडा ने अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक इमिग्रेंट्स जिनका नेम था एंड्रू कार्नेगी एक पुअर इमिग्रेंट्स थे जो कि स्कॉटलैंड से आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो पहले मिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट बने। जब वो मिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट बने तो उन्होंने कहा कि जो पुराने नेशंस थे वो किसकी तरह चलते थे, स्नेल की तरह चलते थे, लेकिन आज के जो रिपब्लिक इंडिया है, जो रिपब्लिक कंट्री है, वो किस तरह से चल रही है, एक्सप्रेस के वे से चल रही है। ठीक है,
सो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई थी। इंडस्ट्रीज़ के बनने के पीछे कई सारे रीज़न थे। उनमें से एक रीज़न ये था कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो छोटे फार्मर्स से उनकी लैंड को ले रहे थे, और इसीलिए छोटे फार्मर्स अपने लाइवलीहुड के लिए उन्होंने फैक्ट्रीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया काम करने के लिए। काम करने के लिए फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग थे, तो लोगों जो अमीर लोग थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को लगाना शुरू कर दिया। दूसरे और भी रीज़न थे। एक उनमें से था, इन इंडस्ट्रीज़ में रेलवे ट्रैक के लिए मटेरियल बनाया जाता था। मतलब रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मटेरियल तैयार किया जाता था, वो इक्विपमेंट तैयार किए जाते थे। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनमें एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के लिए जिन मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोडक्शन किया जाता था, ताकि फार्मिंग को बड़े से बड़े स्केल पर ईजी वे में किया जा सके। इस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गया था। और यूएसए और कनाडा में दोनों में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रू हो गई थी। अगर हम यूएसए की इकोनॉमी को देखें 1860s के टाइम पीरियड पर, 1860s के टाइम पीरियड पर यूएसए की इकोनॉमी बहुत ही अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी, लेकिन 1890s तक आते आते वो जो है लीडिंग इंडस्ट्री पावर इन द वर्ल्ड बन गया था। लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर की जा रही थी, बड़े बड़े एरियाज़ को क्लीन किया जा रहा था, फिर बाद में उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था। 1890s तक बाइसन्स को पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर दिया गया था, और जब बाइसन्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो यहाँ के जो नेटिव हंटर्स थे उनकी लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि वो सेंचुरी से क्या काम करते आ रहे थे, हंटिंग का ही काम करते आ रहे थे। अब बाइसन्स तो थी ही नहीं, वो हंटिंग किसके करेंगे, तो उनकी लाइवलीहुड जो है पूरी तरह से बैडली इफेक्ट हुई थी। 1890s तक यूएसए में जो है जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 92 तक, 1892 तक यूएसए का जो एक्सपेंशन, कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब जो है पैसिफिक और अटलांटिक एशियन को भी 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें ज़्यादा फ्रंटियर्स की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये डिसाइड हो गया था कि भाई हाँ, कहाँ तक कौन सा एरिया जो है एक कंट्री का रहेगा। अब यूएसए ने अपनी कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ जो है हवाई और फिलीपींस में बनाई थी, और इसके बाद धीरे धीरे यूएसए जो है इम्पीरियल पावर ऑफ द वर्ल्ड बनना शुरू हो गया था। ओके बेटा, यहीं तक हमने जो है मंडे टू फ्राइडे रीड आउट किया है, और यहीं तक हम आज इसकी रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ तक इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और ग्रैब करना है। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।